Assalamu alaikum everyone. My name is Mehreen Shafiq. Welcome to yet another exciting episode of In Conversation with GSP. WhatsApp की बातें मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती हैं. They force me to look at things from a different perspective. और इस पॉडकास्ट के अलावा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था जहां पर मुझे उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन मिल सके. वेलकम टू द शो गौहर साहब. Yes, thank you. कैसे हैं सर आप? ठीक है बहुत अच्छा. Thank you for the kind words. सर, लास्ट पॉडकास्ट में हमने माइंड को ऑर्गेनाइज करने की बात की. टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और आपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से कुछ टिप्स दी. उसके अंदर आपने बताया कि आपके पास जब आपके दोस्त अहबाब मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ लेकर आते हैं तो आप समझाते हैं कि भाई कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. और आपने एक बड़ी दिलचस्प उसके अंदर बात की, अपनी एक हिकमत की पर्ची का आपने जिक्र किया जिसमें सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं और वो ये हैं कि ऐसा ही है. तो सर मेरे पास भी आज एक पर्ची है. लेकिन उसमें मज़ीद मज़े की बात यह है कि उसमें 3 की बजाय सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं और वो लफ्ज़ हैं कि ऐसे कैसे. Good. तो सर इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे चीज़ों को जैसे वो हैं वो एक्सेप्ट कर लें. आखिर हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जज्बात हैं, वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट भी करती हैं इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली. तो कैसे एक्सेप्ट कर लें सर? मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान है. हाँ करें. ना करें तो फिर क्या करें सर? ना करें और सफ़र करते रहे. सफरिंग तो सर पे दोनों में है. ना बचे. बात यह है कि पहली बात तो ये है कि मेरे पास कोई मसाइल लेके नहीं आता. मैं कोई डॉक्टर शॉक्टर तो हूँ नहीं, ना कोई साइकाट्रिस्ट हूँ. आई थिंक बात ये हुई थी कि जब कोई कंप्लेन कर रहा होता है जी. और हम दोस्त यार बैठे गपशप कर रहे होते हैं, तो मेरा ये व्यू है कि if you feel differently and if you can ease somebody's pain and you see them in constant pain, you should say something. It's probably not the best way a lot of people would deal with friends because people feel कि जी, एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में और भी सीखी है कि बहुत दफ़ा लोग आपसे कोई सोल्यूशन लेने नहीं आ रहे होते. They just want you to hear them out. हाँ, I learned it from my mother, who was complaining all the time and I was trying to solve her problems all the time. And she would say कि मैंने तुम्हें सॉल्व करने को तो नहीं नहीं कहा. कहा था. या फिर इसका एक दूसरा जवाब होता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो या नहीं. No, it's like saying that, these are my problems and I don't want to do much about them at the same time. It's like complaining about my dad, which was one of her, common uh, things that she did. So, anyways, so the thing is कि तो मैं अपने ओपिनियन का इजहार करता रहता हूँ. ये थोड़ी सी है मुझे बुरी आदत. In the hope that if I've learned something and I can learn something from somebody, तो इसलिए मैं opinion मांगता भी हूँ. Very often I ask my friends कि this is how I'm thinking about it. Do you think this is right to think about it this way? So it's like a constant check. At times, even if I've written letters, I want somebody else to read that letter and see अच्छा. if it makes sense or not. So anyways, coming back to the point, ऐसा ही है. ये जो मैं ग्राउंड रूल्स की बात करता हूँ, जब ऐसा ही है कि बात करते हैं तो वो ग्राउंड रूल्स की बात होती है. क्रिकेट खेलने गए हैं और उन्हें बता दिया कि जी बाउंड्री वॉल, सॉरी, जो बाउंड्री है क्रिकेट की वो इतने यार्ड्स के बाद आएगी. वो जो परफेक्ट नहीं है. Cricket की boundary is not perfect because there's a pitch which is 22 yards or something like that. सही. So अगर आप जिस तरफ से बैटिंग कर रहे हैं उस तरफ से अगर आप लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ पे चौका छक्का मारने की कोशिश करेंगे, लंबी होगी. बैक पे मारेंगे तो छोटी होगी. अब आप कहेंगे पिछली वाली बाउंड्री छोटी है, अगली वाली बाउंड्री बड़ी. तो हम इस चीज़ की बहस में पढ़ नहीं सकते उस वक्त, बिकॉज हम खेलने आए हैं. तो हम कहते हैं कि जी ये ग्राउंड रूल्स हैं, इसके हिसाब से आपने खेलना है उसको. और वो एक अपॉइंट कर दिया है हमने, अंपायर अपॉइंट कर दिया, उसका फैसला हतमी है, वो सही है गलत है, वगैरह वगैरह. सो इस एंगल से मैं बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बहस करना अपने आप को एक फर्दर सफरिंग में डालना है. तो सफरिंग 2-3 तरह की है ना. एक सफरिंग वो है जिससे आप ग्रो करते हैं, जो कि मतलब इस You're लाइक learning something out of हाँ it. हाँ. एक्सरसाइज है, उसके अंदर थकते हैं, आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, आप फटीग फील करते हैं, ये है वो है, लेकिन उसके बाद आपके मसल्स ग्रो करते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता है. ये सफरिंग तो यूज़फुल है.
जो सफरिंग यूजलेस है कि बस हम परेशान होते रहें उसकी वजह से, उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हम, उसको एक्सेप्ट करके और आगे चलना चाहिए एज अ ग्राउंड रूल। ठीक, एंड सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। या सर आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी एम्पायर की, ग्राउंड रूल्स की और वो सारी चीज़ें। जब हम एक किसी आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं आई बिलीव कि ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन इंसान बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, हर कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। और ज़िंदगी में जो सज़ाएं हैं यानी कि जो बंदा आउट होता है वो भी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है हो, उसके फैसले कहीं और ही लिखे हुए हैं और कहीं और जाकर ही होने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर सिचुएशन जो सूरत हाल है वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, एक चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, किसी का बिहेवियर जो है वो आपको तकलीफ देता है, ऑब्वियसली वो अगले बंदे के साथ कुछ गिव एंड टेक आपका इमोशंस का चल रहा है। तो कैसे हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट इसी तरह से कर लें कि जी ये ऐसा ही है? देखिए, I look, the point is, I again want to say I'm not a psychiatrist or I'm not a psychologist. मैं अपने आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में जिन चीज़ों में से गुजरा हूँ, और मैंने उस चीज़ को कैसे डील किया या वैसे कैसे देखा। इट्स जस्ट वन मोर पर्सपेक्टिव। आई थिंक वी आर मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: आवर माइंड and our emotions and our body, and neither one of us or neither one of these things is us, but it's a part of us. ठीक है जी। जी, जिस तरह आप कह लें कि ये मेरा हाथ मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक, ऐसे। इसी तरह से आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपकी इमोशंस, इन तीनों को मिलाएं तो आप बनते हैं। ठीक, इन तीनों का ना अपना ही एक माइंड है। Interestingly enough, your body has a mind of its own, your mind has a mind of its own, and your emotions have a mind of their own. ये तीनों आपको अपनी डायरेक्शन में खींचते हैं। इनका आपस में ना एक हर वक्त एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है। ठीक है, और वो इमोशंस जो हैं कई दफ़ा बॉडी पे हावी हो जाती हैं, माइंड पे हावी हो जाती हैं, माइंड जो है ना वो बॉडी और इमोशंस पे हावी हो जाता है, इसी तरह से। सो इसका एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करने से आप नॉर्मल रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, तो अब ये जो इमोशंस की आपने बात की है ना, इसको कंट्रोल पे रखना है, माइंड को भी कंट्रोल में रखना है और बॉडी को भी कंट्रोल में रखना है। सो मेरी एक कहीं मैं बैठा था, शौक है सेइंग्स बनाने का, तो मैंने उससे कहा कि द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल यू एक्सरसाइज ऑन दीज थ्री थिंग्स, योर माइंड, बॉडी एंड इमोशंस, विल डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन लाइफ दैट यू अचीव। तो वो इस तरह है कि जो लोगों ने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव किया है, अब हम अचीवमेंट की और सक्सेस की बात, मैं उसकी डेफिनेशंस में नहीं पढ़ना चाहता। हर एक के लिए अपनी अचीवमेंट का मतलब मयार, एम्बिशन की चीज़ें फ़र्क है। बट जो दुनिया में है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या आप सूफ़ी बनना चाहते हैं, या आप जो भी बनना चाहते हैं, जो आपकी एम्बिशन है वहाँ पहुँचने के लिए इन तीनों चीज़ों का कंट्रोल जो है ना वो आपके हाथ में होना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने कंट्रोल किया, मसलन हाई अचीवर्स की एक कॉमन हैबिट है कि वो जल्दी उठते हैं। सही। हाई अचीवर्स की एक कॉमन हैबिट है कि उनके हाथ में डिसिप्लिन होता है। वो एक्सरसाइज करेंगे तो करेंगे, they they will look after themselves, they will meditate, for instance, they will have a control over their time, they will have control over their emotions, they can cut out their emotions when they are in the field, for instance. ठीक, सो अब जो जब हम ऐसी सिचुएशंस देखते हैं यहाँ पे बच्चे कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए देख, मीठा सामने आता है मेरा हाथ नहीं रुकता। मेरी बेटी मुझे अगर कोई फरमाइश कर देना तो मेरे से इनकार नहीं होता। जी, तो कहते हैं मेरे को सवेरे उठिया ही नहीं जाता। कोई इस तरह की बात कर रहा है, कोई कहता है अगर वो आगे से ये बात कर देना तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, फिर मैं लैश आउट कर जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं। बट नहीं है तो ये तीनों चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ अपनी अपने राइट से ज़्यादा, 33% आप समझ लें हर एक का राइट है, 33.3। ठीक, वो अपने राइट से ज़्यादा अपने आप खींचेगा तो आपका ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, मेरा ख्याल है उसको कहते हैं, जो इक्वल साइडेड और इक्वल एंगल्स के ट्रायंगल होता था, उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उससे आपकी बॉडी और आपका माइंड, आपकी ज़िंदगी इम्पैक्ट होगी। तो जो
टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में लंबी तकरीर कर दी, इमोशंस की बात आपने की थी। तो बच्चे वो जो इमोशंस जो है ना उसको कंट्रोल में थोड़ा सा रखना ज़रूरी। वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली कि जी कितनी इमोशन ठीक है कितनी नहीं ठीक है, बट जवाब जवाब मेरे हिसाब से आपके सवाल का ये है कि उन तीनों चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि कॉन्शियस एफर्ट होती है जनाबे वाला, इसमें डेफिनेटली। जनाबे वाला, इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि जी वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे, ना वो भी मेरा आप बच्चा, सीखते हैं, वो नॉट एक एट ऑल। प्रोसेस वो तो प्रॉबेबली शायद डिफरेंट है और कॉन्शियसनेस जो अलग है है। ना, हाँ ये जी। जो एक अजीब सी तार आपने छेड़ दी, वो कॉन्शियसनेस का, देखिए सारी कहानी ही कॉन्शियसनेस की है, ठीक है। एनलाइटनमेंट जो है ना वो कॉन्शियसनेस से ही आती है, और अनकॉन्शियस तो उसको कहते हैं जो बेहोश होता है या मदहोश होता है। बिल्कुल, बहुत ठीक। खूबसूरत बात। हाँ तो जी। जब आंखें खुली हैं और आप बेहोश हैं तो मैं उसको मदहोश कहता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नींद मदहोशी की आलम में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है ज़रूरी भी है और मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्शियस रहना। कॉन्शियस रहना, और शायद अपने अंदर ये शायद सोच रखना या अपने अंदर ये ओपननेस रखना कि हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी, सौ या एक फीसद डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, या इसको हैंडल करने का कोई डिफरेंट तरीकाकार भी हो 100%, सकता I है। cannot agree more. I, although I, as a child, I would want to disagree, but over a period of time, I cannot agree more. और मैं ये कहता हूँ कि स्टे ग्रीन, एंड ग्रीन का मतलब है कि अभी आप जिंदा हैं, जिस तरह पौधा ग्रीन होता है तो वो बढ़ता है, ग्रो करता है, एंड ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब है आप टेबल शेबल बना लें उससे। राइट। इसी से मेरा एक दूसरा सवाल भी निकलता है। चलें, हमने ये बात कर ली कि हाँ जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने वैसे एक्सेप्ट भी करना है और हमारे पास ओपननेस भी होनी चाहिए, और अभी हम फर्दर इस पे हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया। हम थोड़ा सा वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक अनकॉन्शियस बायस है, क्योंकि कॉन्शियस की बात हो रही तो मैं उससे मेरा एक जो है वो रिलेटेड सवाल निकल आया कि हम अनकॉन्शियस बायस की बात कर रहे हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि चूंकि ये अनइंटेंशनली हो रही होती है, तो इसके बारे में लोग बहुत कॉमनली इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और कहते हैं कि जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए ये जो अनकॉन्शियस बायस वाला जो एक बिहेवियर है, ये रवैया है या सोच है, इसको हम किस तरह से टैकल या हैंडल कर सकते अनकॉन्शियस बायस से मेरी समझ ये आई आपकी बात से कि कोई बिहेवियर हैं लोगों के और उनके बारे में हम ये कहें कि ये ऐसा ही है। हैं? मिसाल के तौर पे जैसे हम अ, अगर आपके किसी मैनेजर ने आपको डांट दिया सबके सामने, तो हम सबका जो है ना एक माइंडसेट ऐसा है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पेरेंट्स को भी एक पेडेस्टल पे रखा जाता है, और इस बारे में मैं मज़ीद आगे आपसे बात भी करूँगी। तो हम चूँकि ऐसे ही परवरिश पा रहे हैं कि बड़ों के सामने बात नहीं करनी, उनके सामने बोलना नहीं है, उनको एक आपने रिस्पेक्ट देनी है, और हमारी सोसाइटी में बच्चों को रवैयों की इज़्ज़त करना तो सिखाया ही नहीं गया है। हम तो शायद ओहदों की इज़्ज़त करना अपनी सोसाइटी में लोगों को सिखाते हैं। तो शायद इस वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बॉस भी अगर उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने या डाँट बिल्कुल दिया सही, या तो वो कुछ कह कर दिए दिया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बॉस भी ऐसा ही है, और तो इसको सुन लो, सुन बर्दाश्त लो कर कि लो। मैनेजर्स ऐसे ही होते हैं और वैसा बिल्कुल ही भी करते नहीं, हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो 100% इसके बरक्स है सिचुएशन। ये बहाना लगाना एक और बात है। So human behavior is quite complicated, and we are very intelligent creatures, and we morph things in various ways. तो अभी हम बात कर रहे हैं आपके बॉस का बिहेवियर आपके साथ और उसको एक्सेप्ट करना एक एज एग्जाम्पल के तौर पे एक कि एग्जांपल के अनकॉन्शियस तौर पे, बायस की हाँ, हम एक ताकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो तो ये ऐसा ही है। इसी तरह से ये और भी बिहेवियर हो सकता है कि एक इंसान बहुत सुस्त है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी टीम का हिस्सा है, और वो बस काम इतना कुछ स्लो करता है कि आप कहते हैं मैं खुद ही कर लेता ना हूँ। एग्जैक्टली, हम फिर कहते हैं यार ये ऐसा ही है, ये इसी आप तरह कहते हैं करता है। यार ये ऐसा ही है, तो हम्म। इसको हम, तो जो मेरी वो जो जिस पुड़िया के मैंने जिक्र किया था या नुस्खे का जिक्र किया था, वो इस चीज़ के बारे में नहीं है। अच्छा, गुड। ठीक, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने ये बात छेड़ी कि जब हम वो लिस्ट एक बनाएं कि जी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, किन के ऊपर मैं कुछ करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, तो वो
क्या हैं, बिकॉज उसके बारे में उसको कैसे देखा जाए। जी। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि ऐसा ही है कि अंदर अगर अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम जी, अपने, जी तो सर। कौन सी चीज़ों के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, कौन सी के बारे में नहीं कर सकते। अभी हमने बात की एक एग्जांपल के तौर पे किसी बॉस की या किसी कॉलीग की। तो बहुत देर से मैं कुछ एक बात पे काफ़ी दफ़ा अब कह चुका हूँ और अपने स्टाफ को भी कह चुका हूँ कि आपने ना बावकार तरीके से नौकरी करनी। ये एक हमारे यहाँ पे मिसाल है, वो नौकरी की तो नखरा की वगैरह। ये तो सारी की सारी मिसालें जो है ना, ये कोई हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं और उनको भी इवैल्यूएट करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप मुलाज़मत कर रहे हैं तो किसी काम के लिए आए हैं, गुलामी के लिए नहीं आए, सही? उस काम को करने का एक बावकार तरीका है और वो ये है कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी आपने पूरी करनी। अगर आप वो ज़िम्मेदारी अच्छे से पूरी कर रहे हैं ना, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक? अब रही बात कि जी वो बॉस या वो कॉलीग, तो ये सिचुएशन तो आपके कंट्रोल में है, आप छोड़ सकते हैं, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। आप उसको बावर भी करवा सकते हैं कि जी आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो आपने मुझे कहा ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक? और अगर वो नहीं आपकी बात सुन रहा, तो यू कैन ऑलवेज़ लीव, इट्स यू नॉट, मतलब वो आपको ओन तो नहीं करता वो। अब आप कहते हैं मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलती। अगर आपका ये जवाब है जो कि तो इस होता है अक्सर। जो कि हो सकता है कि जी दूसरी जॉब नहीं मिलती, तो आप इस जॉब में कुछ गलत कर रहे होंगे, ये भी एक ये पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचें कि वाक़ई मैं कुछ कर रहा हूँ। बिकॉज़ छोटे बच्चों की तरह, जो हमने पर्सपेक्टिव के ऊपर पहले भी बात की थी, एवरीबॉडी वांट्स कि मेरे पे तरस किया जाए, ठीक? बट प्रोफ़ेशनल के अंदर तरस का क्या एलिमेंट है? क्या आप अ, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनसे उन पे तरस खाते हैं कि यार ये 5वाँ ओवर कर रहा है, अब थक गया है, थोड़े से चौके-छक्के खा लिए तो क्या हो गया? नहीं खाते ना उस वक़्त। आप कहते हैं यार प्रोफ़ेशनल है, आपको यहाँ पे लगाया है। और हार जाएँ तो अलहदा जो उनके साथ होता हाँ, है। सो इसी तरह से, सो एनीबॉडी हू इज़ परफ़ॉर्मिंग इन अ प्रोफ़ेशनल रोल, उससे ना टेंट्रम्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए ना। अब तो वो प्रोफ़ेशनल है ना। तो इसी तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल ना करें एक्सेप्ट। हमारे यू नो दैट आई आल्सो रन अ होटल, तो वहाँ पे हाउसकीपिंग का स्टाफ़, और वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि मुझे कई साल हो गए हैं ये कहते हुए कि ज़मीन पे बैठ के कोई आदमी पोछा लगाते हुए मुझे ना नज़र आए। आपने ब्रूम्स यूज़ करने हैं, आपने मॉप्स यूज़ करने हैं, और अगर मॉप नहीं है तो सफाई नहीं होगी। क्योंकि आप ये वैसे ही एक इंसान की तज़हीक है कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और दूसरा मेरे पैरों के नीचे नीचे से से बिल्कुल। लगा रहा है, बिकॉज़ आप मेंटली उसको कंडीशन कर रहे हैं कि दिस इज़ ओके। हालाँकि वो सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, तो अगर मॉप के ऊपर अपने सीधे खड़े होके वो कर रहा है, तो उसको करना चाहिए। सो सो इसलिए आपकी बात का जवाब ये है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने का कोई तुक नहीं है। ये वो इन चीज़ों में आता है जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, और आप इसको उसमें लिखें। और सबसे पहले ज़रूर अगले को अपनी, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, जिस तरह अभी मैं ब्रेक में भी आपके साथ बच्चों के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने अपने बच्चों को कुछ कह दिया, एंड माय वाइफ टोल्ड मी दैट आप उनको जिस चीज़ के बारे में डाँट रहे थे, उनका कसूर नहीं था वो। तो अगले दिन मैंने उनको डिनर टेबल पे बोला कि भैया आपने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया? तो उसने कहा जब आप बोलते हैं ना तो टेबल शेक करता है, राइट? बट ही हैड टू ओवरकम दैट। आई हैव बीन टेलिंग देम टू ओवर आस्किंग देम टू ओवरकम इट। उसको बड़ा होना पड़ेगा बेटे। मैं तो देखिए, बहुत से लोग, बहुत सी चीज़ें थी हमारे बचपन में जो हमें बहुत बड़ी लगती थी। जिस तरह साइकिल, वो उस साइकिल के ऊपर मैं नहीं चढ़ सकता था, इट वाज़ टू बिग, राइट? आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सिट विद माय फादर इन अ कार, तो साइड पे आके बड़ा ट्रक खड़ा होता था, मुझे उसको देख के डर लगता था बिकॉज़ वो उसका टायर मेरे से बड़ा था। अब नहीं लगता, तो वो टायर तो नहीं छोटे हो गए, मैं बड़ा हुआ तो वो छोटा लगना शुरू हुआ है ना। तो वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू ओवरकम दोज़ फियर्स, एंड वी नीड टू, एंड आई कैन एनकरेज माय चिल्ड्रन, एंड आई एम एनकरेजिंग एवरीबॉडी कि आपने अगले के साथ जाके पहले तो अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आप प्लीज़ उस चीज़ का एहसास दिलाएँ।
नंबर 2, रिफ्लेक्ट करें। ज्यादती हो भी रही है कि आपने उसको बनाया हुआ है ज्यादती अपने आप को, बिकॉज मैं बेचारा, मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मैं क्या करूं, मैं दफ्तर तो आया हुआ हूँ, रोज तो आता हूँ। तो वो आप अपने आप को ना लीनियंट मार्किंग करके तो पास कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही। तो इसलिए ये एक थोड़ी सी केयरफुल इवैल्यूएशन वाली चीज़ है, और इसके अंदर आप किसी से मशवरा भी कर सकते हैं। ये एम आई रॉन्ग, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं बड़ी दफ़ा मशवरा करता हूँ लोगों से कि यार मैं इस चीज़ को इस तरह से देख रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? तो सो आई गेट गुड फीडबैक एंड समटाइम्स इट एंड्स अप चेंजिंग अप माय माइंड। सर लेकिन मुझे आप बिल्कुल आपने बात ठीक की और मुझे ऐसा लगता भी है कि आम तौर पे जो आपके कमज़ोर अगर आप लोगों के दरमियान में रहते हैं तो फिर इस तरह का बिहेवियर जो है ना जो एक्सेप्टेंस वाला है वो आपका बढ़ भी जाता है बिकॉज ऑब्वियसली कोई आपको बताने वाला नहीं है कि हाँ ये अब थोड़ी सी लाइन क्रॉस हो गई है या थोड़ी लिमिट अब ज़्यादा हो गई है सो मे बी यू शुड स्पीक अप ऑन दी अदर हैंड आई ऑल्सो फील कि हम थोड़ा सा ना सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी गलत ले लेते हैं मैंने ऐसा देखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पर मैंने खुद भी लीड किया है टीम्स को कि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता जबकि मेरे नज़दीक मैंने भी ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये सीखी ये चीज़ कि सेल्फ रिस्पेक्ट का शायद ये मतलब है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यू शुड बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट इट ओन या इट या एंड देन डू समथिंग अबाउट इट या एंड डू नॉट रिपीट इट इन फ्यूचर ऑल्सो आई मीन लाइक मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ये है सो जब मैं लोगों के साथ ये बात करती हूँ तो बड़े हैरान होते हैं कि शायद उन्होंने कभी इस पर्सपेक्टिव से सेल्फ रिस्पेक्ट को लिया ही नहीं है बेटे, तो एक अजीब ही कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, जितनी हमें यहाँ दिस इज नॉट द आवर फोरम टू डिस्कस सेल्फ रिस्पेक्ट, पर एक वो एक अलग ही कहानी है हाँ जी बिल्कुल कि करेंगे सर ये कहानी भी डिस्कस करेंगे कभी फिर कभी लेकिन मैं या यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि शायद हमारे इर्द गिर्द के जो बुजदिल लोग हैं वो भी आपके अंदर एक बुजदिली काइंड ऑफ इंजेक्ट करते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ साथ अब जिंदगी भी जो है ना मुझे बड़ी जिंदा लगती है हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप जो दे रहे हैं ना वो घूम घुमा के वापस आ जी जाता है बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस चीज़ की उम्मीद की कि कोई मेरा मेंटोर बन जाए खुद से कि उसको लगे कि यार ये बड़ी काबिल है चलाओ इसको कुछ सिखाते हैं या इसको कुछ समझाते हैं हम्म, लेकिन वन डे मेरी ज़िंदगी उस वक्त चेंज हुई थी जब मैंने ये रियलाइज़ किया था कि अगर कोई पर्सन मेरा नहीं बन रहा मेरा गो टू पर्सन नहीं बन रहा तो मैं अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि मैं लोगों का गो रांझा टू पर्सन रांझा बन जाऊँ कूक दी मैं आप पे रांझा हुई। एग्जैक्टली सर सो आई थिंक सर ये ज़रूरी है लाइफ में आपका क्या ख्याल है ऐसा ही इसके है, बारे में बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। और ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये अनएंडिंग है, और हम बहुत कम सीखते हैं ज़िंदगी में। एक लाइफ टाइम इतना ही बड़ा समुंदर है नॉलेज का, तो ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है। और सो हमें जितने इसकी तकद्दो बंद नहीं करनी चाहिए, ग्रोथ की और नॉलेज की और समझ की, और दुआ भी करनी चाहिए इसके लिए। सो ग्रो करते रहेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो एनीवेज, वील टॉक अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर इन श्योर अनदर सर फॉर श्योर मीटिंग। सर चलिए ये तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हमने बात कर ली फिर उसमें हमने इस चीज़ नहज पर भी हम पहुंच गए कि शायद हमें अपनी लिस्ट को थोड़ा सा रीडू करने की भी ज़रूरत है कि कहाँ पे वो हिकमत की पर्ची इम्प्लीमेंट हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती अब हम थोड़ा सा आते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स की तरफ हम सब जानते हैं टाइम मैनेजमेंट की अहमियत को हम सब जानते हैं कि पंक्चुअलिटी कितनी ज़रूरी है हम सब जानते हैं कि स्ट्रेसेस को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है फिर भी सर हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते मतलब हम अपने आप को किस तरह से ट्रेन करें कि हमारा जो इल्म है वो हमारे अमल में तब्दील हो सके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो मसला ये है कि वो जो मैंने कंट्रोल की बात की, कि ये माइंड बॉडी और इमोशंस का कंट्रोल, वो हम नहीं करते। और नहीं करते इसलिए क्यों, हमें अपने ऊपर तरस बड़ा आता है। हम्म, ये जो अपने ऊपर तरस खाना है ना, हम्म, तरस तो मेरे हिसाब से वैसे ही एक बुरी चीज़ अच्छा है। जी हाँ, नेचर में तो कोई तरस वर्स नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तरस का। एज ए इंसानी हमदर्दी के तौर पे आपको कहा गया है कि आप अगले के साथ अच्छे तरीके से डील करें, हाँ, शफकत के साथ डील करें, अपनी तरह से ही डील करें जैसा आप डील होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम तर्स को ये कहें कि मेरिट से बाहर निकल जाएं तर्स के चक्कर में, ठीक, कि एक जॉब है जहाँ पे एक लेट्स से कि डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर की को अपॉइंट करना, एक डॉक्टर की जॉब है। सही
तो अच्छा डॉक्टर ही अपॉइंट करना चाहिए। अगर आप वो वहाँ पे नहीं करते इस वजह से कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, गरीब फैमिली का है, वैसे ज़रा नालायक है, लेकिन बड़ा फर्माबरदार है, तो इसको दे दें ये जॉब। अब आपने क्या किया? आपने पूरा एक आपने सिस्टम एक खराब। इंसान के साथ हमदर्दी या तरस खा के जितने लोगों को उसने ट्रीट करना है उन सब के साथ ज्यादती कर दिया। तो मेरिट के अंदर क्या तरस का कोई कॉन्सेप्ट है? अब आ जाते हैं, आप अपने बारे में बात कर लें। आपने अगर जिंदगी में राइज करना है किसी भी चीज में, एम्बिशन में सक्सेस होनी है, तो वो मेरिट के ऊपर होनी है। वो नेचर में ना इसका कोई दूसरा गो टू नहीं है। आप समझ आ रही है आपको बात? तो अब आप अपने आप को जस्टिफाई करते रहें, बिकॉज तर्स खाने से क्या होता है, इसको इसकी एक दूसरी फ्रेज है जो मैं यूज करता हूँ, उसको सेल्फ पिटी का वर्ड में, अपने ऊपर तर्स खाना सेल्फ पिटी भी कहते हैं उसको। और सेल्फ पिटी जो है ना बड़ी कोजी होती है, एक आई कंफर्टिंग एग्री। होती है ना। मेरा कसूर नहीं है, हाँ, मेरे साथ ज्यादती हो वो रही ही है मुझे और समझ मैं नहीं क्या पा रहे हैं, करूं। हाँ, और हाँ, मैं क्या करूं। मैं बेचारा, मैं बेचारी, छोटा सा तो हूँ, खुदा को भी तरस नहीं आया, जमाने को भी तरस नहीं आया मेरे मेरे पे। साथ ही ऐसा क्यों हो हाँ जी, रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये एक डिजास्ट्रस फीलिंग है, इसे बचें। जैसे ही आपको अपने ऊपर तरस आना शुरू हो जाए ना, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेरिट, बिकॉज अब ये आपको मिसलीड कर रहा है। मिसलीड आपको कौन करता है? तो मेरे हिसाब से तो शैतान आपको मिसलीड करता है ना। सो अब आपको देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी देर फार्मिंग सीखी। आई हैड टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मौसम जो है वो परिंदे भी समझते हैं और किसान भी समझते हैं मौसम को। हम जो जो नॉन फार्मर्स हैं ना, वो मौसम को उस तरह नहीं समझते जिस तरह किसान उसको और समझते हैं। शायद उसकी अहमियत को जितना वो बेहतर जनाब समझते हैं, वाला। हाँ। और मौसम इतना अमेजिंग तरीके से आपकी चीज़ों को इफ़ेक्ट इम्पैक्ट कर रहा करता है, है बिल्कुल। कि मुझे किसी ने एक दफ़ा बताया कि जी, गंदम अगर आपने लगानी है तो उसका ये टाइम पीरियड है, ये 15 दिन है, इसके अंदर अंदर आपने गंदम सो करनी। सही। और अगर आपने इन 15 दिनों में सो कर दी तो आपने इतने मन गंदम 1 एकड़ में उसका बीज लगाना है। समझ लें 1 मन लगाना हुँ। है, बीज की बात हो रही। अगर इससे 10 दिन डिले हो गया ना, अब ये 1 मन से की बजाय 1.25 मन लगेगा। अगर ये 20 दिन डिले हो गया ना, तो 1.5 मन लगेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको समझें और उसके हिसाब से। इसी तरह से जब आपने पौधा बीज लगाना है तो यहाँ हमारे पंजाब में कहते हैं कि जी वत्तर आण दो। मैंने कहा ये वत्तर क्या होता है? सो मुझे समझाया गया कि पहले पानी दिया जाता है ज़मीन को, और वो जब मॉइस्ट हो जाती है, यानी फिर वो पानी ने ख़त्म होना है और फिर उसने मॉइस्ट हो जाना है, विच इज़ वेरी कंफर्टिंग मॉइस्ट फीलिंग वेयर द सीड शुड बी, उसको हम कहते हैं ये वत्तर आण दो। वो परफेक्ट वत्तर के अंदर वो बीज लगेगा, मौसम भी ठीक होगा, टाइमिंग भी ठीक होगी और सही डेप्थ पे वो लगेगा, तो वो पौधा निकलेगा ही निकलेगा। नेचर आप पे तरस नहीं खाएगी कि नेचर ये ने, अगर आप गलत मौसम में हाँ, लगा रहे हैं, जनाबे आप वाला। 2 घंटे आप कहें वहाँ जी रहे, मैं, आपका हाँ, इतना पसीना निकला, आप इतना 100%। सफ़र कर आए, नेचर बिल्कुल। आप पे तरस नहीं खाएगा। नेचर ने तरस नहीं, नेचर ने ये कहना है कि तू इतना शरीफ आदमी है, इतनी माँ की खिदमत करता है, अच्छे तरीके से बोलता है, नात खां भी बहुत अच्छा है, तू दिसंबर की बजाय, नवंबर की बजाय ना, तू जून में गंदम लगा ले। ਹੁਣ नेचर ਨੂੰ तेरे ते तरस खाना चाहिए। नहीं, नेचर ने तरस नहीं खाना, बिकॉज नेचर ने एक उसूल बनाया हुआ है, आपने उस उसूल को समझना है। आपने उस उसूल को फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स नहीं आए। सही। तो इस एंगल से मैं ये बात करूंगा कि जी, सेल्फ पिटी को अवॉइड करें, यह आपको मिसलीड कर रही है। और उसको समझें कि आपने किस चीज़ के ऊपर अपने आप को क्या कहते हैं, क्रेडिट देना है, पासिंग मार्क्स देने हैं। अब अगर हर वक्त अपने आप को लीनियंट मार्किंग कर करके आप पासिंग मार्क्स देते जाएंगे, तो मेरिट के हिसाब से ही ग्रो होना है, आप मेरिट की बेसिस पे ग्रो नहीं कर सकेंगे, एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे। सर, ये जो अंदर वाला आदमी होता है जिसको ज़मीर बेउर्फ़ आम में कहा जाता है, लोगों के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों का मर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मरता नहीं, शायद वो सुनना छोड़ देते हैं।
आई थिंक दबा देते हैं उसको। दबा देते हैं उसकी आवाज़ को। आई सपोज सो। आई थिंक जिस चीज़ को आप, it's just like a common noise around you. After a while, you get used to it if you don't want to give it importance. But if you want to give it importance, it will continue to आपको stay ट्यून there. आउट करना आ जाता है उसे। हाँ, बिकॉज आपको आदत पड़ जाती है उसको दबा के, और फिर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सो ये स्टैंडर्ड सी चीज़ें हैं बच्चे, तीनों चीज़ें, जैसे माइंड, बॉडी और इमोशन की बात हो रही है, उसके इक्वल एस्पेक्ट के अंदर कंट्रोल रखें, कॉन्शियस रहें, मेरिट को सामने रखें अपने लिए भी। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी सीधी हो जाएंगी अगर आप मेरिट बेस्ड रहें। सर लेकिन सेल्फ वैल्यूएशन के लिए भी तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये इनबिल्ट है इंसान की फितरत के अंदर कि हमें अंदर से कुछ बता देते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव सो। मेरे हिसाब से तो ये मीटर लगा हुआ है हर एक के अंदर। एग्जैक्टली। अब हो क्या रहा है कि एक्सपेक्टेशंस की भी कुछ थोड़ी सी हम बात कर लें, जहाँ पे हमने बात की कि जी हमारे बॉस ने हमें डांट दिया, या ज़माने ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या यू नो तो हम कौन हैं, हमारे से क्या तवक्कुआत हैं, हमारी क्या तवक्कुआत हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ठीक, what is it that you are expecting from a job? What are you expecting from a friend? What are you expecting from a husband or a wife or a child or a parent or your local mayor or the government or the police? तो हमारी expectations इन सारी जगहों पे, हाँ, और इनका रीजनेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस मुंसलिक करनी चाहिए, ये आप बता सकते हैं, और आपको दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन मुंसलिक करनी चाहिए, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा थोड़ा लेकिन सा। लोग तो कहते हैं कि जी खुश रहने का तो सिर्फ यही मंत्र है कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अच्छा, आप बिलीव करते हैं इस पे वैसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये अपने आप को मारने का बड़ा अच्छा सलूशन है। ये ऐसे ही है कि दुकानदार को पैसे दिए उसे सामान न लें, नहीं, मैं एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं नहीं है मेरी। ठीक, करा। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस, तो जी। आपने कहा कि एक कहावत है कि आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखें, और बड़े खुश रहेंगे बड़े खुश आप। रहेंगे। तो मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो हैं, ज़ाहिर है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप काम करेंगे और तनख्वाह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हुँ, या उसको टाइम पे मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। रखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली। तो जब आप किसी को सलाम करते हैं तो आप वालेकुम अस्सलाम की उम्मीद तो एक्सपेक्टेशन रखता है। रखते हैं, बिल्कुल आप रखता किसी की है। तरफ स्माइल करते हैं तो आप वापस स्माइल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो इसलिए एक्सपेक्टेशन का होना तो एक नॉर्मल सेंसिबल सी बात है। एक्सपेक्टेशन का रीजनेबल होना ज़रूरी है। रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं? ठीक, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन को हम एक तो देखते हैं कि जी मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। मार्केट की सिचुएशन से मुराद ये है कि अगर मैंने किसी को ड्राइवर एम्प्लॉय किया है अपने घर पे, तो क्या रीजनेबल है, व्हाट इज अ रीजनेबल वर्कलोड और एक्सपेक्टेशंस दैट आई शुड हैव फ्रॉम अ ड्राइवर। इसी तरह से अगर मैंने किसी को गार्ड के तौर पे एम्प्लॉय किया है, ठीक, इस तरह से मुझे अपने बेटे से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मुझे अपनी बीवी से क्या रखनी चाहिए एक्सपेक्टेशन, अपने मियाँ से क्या रखनी चाहिए। और उन एक्सपेक्टेशंस के अंदर ना, ये तो लेन देन है कहानी। मतलब मैंने दुकानदार को पैसे दिए हैं तो मैं वहाँ से कोई सौदा सब्जी खरीद सकता हूँ। तो यानी उस एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड ये है कि मुझे पैसे देने हैं। अब जब मैंने पैसे दिए हैं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मुनासिब पैसों में जो माल बनता है वो पूरा मुझे मिल जाए। यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है। इससे आगे भी कुछ मांग लें आपके जी, उसको अच्छे तरीके से मुझे डील करना चाहिए, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट। तो यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल हैं। अब हम इसके आगे चलना शुरू हो जाएं कि मैं इसको महीने 2 महीने के बाद पैसे दूं, थोड़ा अनरीजनेबल हो गया। अगर मैंने इसको 3 महीने से पैसे नहीं दिए उसके बावजूद ये मुझे फ़ोन ना करे, अनरीजनेबल हो गई है गुफ्तगू। ठीक, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ
एवरेज सौदे के और एक्सपेक्ट उससे कर रहा हूँ कि मैं एक एक हर पेटी में से 2 आम सिर्फ चूज़ करूँगा और इस तरह से मैं अपने 2 किलो आम बनाऊँगा। अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन। तो इसी तरह से हर जगह पे एक्सपेक्टेशन रीज़नेबल और अनरीज़नेबल आप कर सकते हैं, और अगर आपसे किसी ने अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, तो ज़रूर बताइए उसको कि जी अनरीज़नेबल है। हुँ? ऑफ़िस एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। आपने एक वर्क वीक है, आपके साथ सेट हुआ है, वर्क आवर सेट हुए हुए हैं। उसके अंदर नॉर्मली दैट इज़ व्हाट शुड अप्लाई। ठीक, हर रोज़ रात को देर तक बैठे हुए हैं जी, दफ़्तर तो 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जी क्योंकि बॉस हमारा नहीं जाता, इसलिए हम 9 बजे तक हम भी बैठे होते हैं। अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है, यू शुड नॉट नीड टू। कभी ज़रूरत पड़ गई महीने में, 2 महीने में 1-2 दिन रुकना पड़ गया, किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन थी, ये था, रीज़नेबल। लेकिन हर रोज़ ये एक्सपेक्टेशन आपसे अनरीज़नेबल है, ये आपको बता देना चाहिए। समझ आ रही है बात? सो इसलिए एक्सपेक्टेशंस के रीजनेबिलिटी हर रिलेशनशिप के अंदर, आपने जैसे कहा कि आपके अंदर भी एक मीटर लगा हुआ है, उस मीटर पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे से जो एक्सपेक्टेड है उसकी ही बात ना करें। तो बेहतर हाँ जी, है। आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचें। उनमें से कौन-सी एक्सपेक्टेशंस रीज़नेबल हैं, उनको तो कम से कम एक्सेप्ट करें, बिकॉज़ ये लेन-देन है ना। अब अपने ऊपर फिर आके वही लीनियंसी अप्लाई करके कि मेरे ऊपर तो कुछ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर तो आप एक एक ऐसी सिचुएशन में पड़ेंगे जहाँ पे दूसरे को ऐसे लगेगा कि वो घाटे के सौदे में है। ये जब लोग घाटे के सौदे में फ़ील करते हैं, तब वो रिलेशनशिप्स टूटती हैं, तब वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो प्रेशर में आती हैं। और फिर लोग उठ के और माशरे में जाके कहते हैं कि जी। किसी से कोई उम्मीद ना रखें तो आप हाँ बड़े जी, खुश बिल्कुल, फिर रहेंगे। इस किस्म की गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं। सो दोनों साइड पे एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करना और रीज़नेबल रखना ज़रूरी है, एंड उसकी वजह से आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। सर, ये जो मीटर हमारे अंदर लगा हुआ है उसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, तो उससे मुझे आप एक सवाल है मेरे पास कि कई दफ़ा हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाते हैं। हमारी जो सेल्फ एवेल्युएशन है वो भी बहुत ज़्यादा कई दफ़ा हार्श हो जाती है। हम अपने लिए ही स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर लेते हैं कि कई दफ़ा वो भी हमें बहुत एक बिटर इंसान बना देती है। बिल्कुल सही। तो इसको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये मैं अब अपने साथ ज़्यादती कर रही हूँ? शायद मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। शायद इस रिलेशनशिप में ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, आइदर इट्स प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी है। तो मुझे कहाँ पे रुकना चाहिए? वो क्या उसके कोई क्या कहना चाहिए कि उसकी इंडिकेशंस हैं? क्या उसका कोई तरीकाकार है? क्या जा या मैंने अपना वैसे जो एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि जब मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी-सी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, कि जब मैं घर भी वो जा रही हूँ और वो चीज़ मेरे दिमाग पर सवार है और उसकी वज़ह से मेरा मूड ख़राब हो रहा है और वो चीज़ फिर ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त करनी पड़ रही है या मतलब मेरी या बच्चों को बहन-भाइयों करनी पर। पड़ रही है या किसी, हाँ। तो मैंने अपना एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि जब कोई चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना शुरू करती है तो फिर मैं उसको सोचना शुरू कर देती हूँ। फिर मैं आई स्टार्ट इवैल्यूएटिंग कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, कि कहाँ पर मैंने थोड़ा-सा जो है वो लिमिट क्रॉस कर दी और कहाँ मैंने दूसरे बंदे को अलाउ किया कि वो लिमिट क्रॉस करे और मुझे हर्ट करे। तो क्या ये मतलब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए या इसका कोई और तरीकाकार बिल्कुल, भी है? मेरे हिसाब से तो इसका, जिस तरह मैंने बोला, मार्केट रिसर्च जो सर्च है करनी ना, चाहिए। वो कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, और दोस्त भी बड़े अच्छे होते हैं इस काम के लिए। वो हुँ। भी आपको कई दफ़ा दोनों चीज़ों का अंदाज़ा कराते हैं कि तुम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। यू आर डूइंग टू मच फॉर टू लिटिल। ये घाटे का सौदा है जिसके अंदर तुम पड़े हो। तुम अपने आप को बेइज़्ज़त करवा रहे हो। दिस बॉस और दिस पर्सन और योर वाइफ और योर हस्बैंड इज़ नॉट ट्रीटिंग यू वेल। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड तो ये फीडबैक आपको मिल जाता है। अगेन, आपके अंदर जिस चीज़ की आपने बात की कि जी जब मेरी मेंटल हेल्थ, मेरे हिसाब से वो ज़रा लेट हो गया काम। अच्छा। हाँ, इतनी दूर तक उसको वो आपको तंग करना तो शुरू कर देगी चीज़। हुँ। अच्छा, अब हमें हमारी कुछ आदतें भी हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी का फैब्रिक भी है, जो टोटली हम चेंज भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ दैट्स हाउ वी आर मेड। हाँ, सो
जिस तरह अभी मैं आपसे पहले बात कर रहा था, मतलब आई कांट, मेरी पर्सनैलिटी इस किस्म की है, जिस तरह बच्चों ने कहा कि जी आप बोलते हैं तो टेबल थोड़ी वाइब्रेट इंटिमिडेटिंग आप करता कहना है। अब चाह रहे मैं हैं कि क्या हाँ, करूं, अब मैं हाँ। उसकी अपनी आवाज़ को बारीक कर लूं, अपने कद को छोटा कर लूं, और जब मैं कोशिश करता भी हूं टू बी वेरी स्वीट एंड पोलाइट, वो भी काम खराब हो जाता है क्योंकि दैट्स नॉट हु आई एम जनरली, हुँ, यू नो, आई हैव अ, सो मेरा मकसद कहने का ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा समझ के जी क्या चीज़ मैं बदल सकता हूँ, क्या नहीं बदल सकता, तो वो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें आपको तंग करती हैं, ठीक? वो उ उस माहौल के अंदर आप परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल सही बात। ठीक है? अब आपको पता है इस बात का, बार-बार अपने आप को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। उस स्टेज तक ना लेके जाओ कि जब अब मेंटल पीस डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। वो तो बात आपकी ठीक है। कुछ फीडबैक्स के ऊपर अमल करके हम अपने आप को कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बड़े अरसे तक ये फीडबैक मिलता था कि आप चेहरे से लगता है कि आपको हर वक़्त गुस्सा है, हुँ, आप गुस्से में हैं। हुँ, और मेरी एक पोज़ीशन ऐसी थी जहाँ पे मुझे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट ज़्यादा करना पड़ता था, और मतलब और लाइव ऑडियंस के इन द सेंस कि जो फ्लोर पर बैठे हुए लोग हैं, हुँ, तो दे यूज्ड टू कम टू मी फॉर डिफरेंट इश्यूज़। तो वो मुझे मेरे बॉस ने भी कहा, लोगों ने भी ने कहा कि जी मेहरीन को बड़ा हर वक्त गुस्सा रहता है। तो देन फिर मैंने इंटेंशनली बहुत ज़्यादा स्माइल करना शुरू कर दिया। मैंने लोगों के साथ फ्लोर पे खुद जाके बात करना शुरू कर हुँ। दी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि वो उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। तो आई थिंक कि आप ये बात कर रहे हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है कि इंसान कर सकता है जी, अगर बच्चे करना कुछ हद चाहे तक तो। कर सकते हैं। कुछ हद हाँ, तक। मैंने 1-2 दफ़ा इस पे फ़ॉल्टर भी किया है। अच्छा। हाँ जी, बिकॉज़ वो फिर मिसअंडरस्टैंड हो जाता है मेरा रवैया, एंड बट एनीवेज़ आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते या ठीक नहीं कर सकते। मैंने तो बात आपकी उस बात से की है कि जब आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, वो कुछ सिचुएशंस हैं हुँ। जिनकी इंडिकेशन आपको पहले ही आ जाएगी। ये तो मेंटल पीस डिस्टर्ब होना तो फाइनल अलार्म बेल है ना, हाँ, कि बिल्कुल अब सही। नींद नहीं आ रही, अब बंदा बिल्कुल दाँत पीस रहा है अपने और समझ में नहीं आ रहा और नर्वस है, परेशान है। ये फाइनल स्टेज है। शायद आप वो बिहेवियर और कल्चर की जी, बात करेंगे, जब आपको समझ में आ गया कि ये कल्चर या ये हाँ, यहाँ पे बिहेवियर ये वाली चीज़ जो है ना, हाँ, इसने मुझे तंग करना है, आई तंग एम नॉट करना गोइंग है। टू बी एबल टू डू इट, सो यू कैन अवॉइड इट, यू और आपको ये अंडरस्टैंड? भी पता चल रहा है कि ये चीज़ अब ठीक होगी भी नहीं। ये ठीक नहीं हो ये आपके सकती। हाथ में भी नहीं है कि जी, आप मेरे इसको हाथ टेक में कर नहीं है सकते और हैं। मैं इसको हैंडल नहीं कर सकूँगा और ये है और वो है। तो ये मैंने बड़े लोगों को देखा है, कामयाब लोगों को, कि वो बड़ी जल्दी ज़िंदगी में एट अर्ली एजेस दे हैड रीच्ड these conclusions. And so this was a decision making process. And I think that uh, and one of the reasons of their success was their decisiveness. राइट। And decisiveness to the extent that they could say, कि, no, I don't like this. You understand? कि वो उसने उसको पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो उसको हमेशा तंग करता है। वो अगर कोई उसको शुगर कोट करके वो गोली खिला भी देगा, तो उसको पता है कि ये मुझे तंग करती है। इसीलिए वो कामयाब है ना, क्योंकि जो कामयाब लोग नहीं होते वो तो ज़िम्मेदारियाँ और वही चीज़ें वे करते रह जाते जी, हैं कि बिल्कुल। मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैंने इनको पूरा करना है। हुँ। तो शायद वो रिस्क, वो चेंज, वो अपने ऊपर उनको वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं जी। होता कि वो इस चीज़ को कर जी, सकें। बिल्कुल। सो ये जो डिसाइसिवनेस है ना, फ्रॉम द एंगल ऑफ व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट डज़न्ट वर्क फॉर मी, दैट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। So we've talked about a lot of things. So what I'm trying to say is कि उस हद तक इंतज़ार ना करें कि आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। एक्सपेक्टेशंस को रीज़नेबल रखें। आपसे भी किसी को कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और क्या आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं? इसका जवाब वही दे सकता है, आप तो नहीं दे सकते। ठीक। पूछना पड़ेगा। हाँ, जिस तरह उसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में आप फ़ैसला कर रहे हैं, जिस तरह आपने ये फल वाले से फल खरीदा, तो एग्ज़ैक्टली। आपने फ़ैसला किया कि मेरे साथ उसका रवैया अच्छा था या नहीं था। तो इसी तरह से फल वाले ने फ़ैसला करना है कि आपका रवैया उसके साथ ठीक था या नहीं था। तो हम खुद ही अपने फ़ैसले करी जाते हैं, बॉस के और हिसाब से शायद भी। इसीलिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी फीडबैक की बहुत अहमियत है। जी, बिल्कुल है। मुझे पर्सनली भी ऑब्वियसली फीडबैक आपको फिर पता चल ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे यू आर मोर ओपन इन रिलेशनशिप्स। जी, आप वहाँ 100%। पर बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं करते लोग बात, घर पे भी नहीं करते, रिलेशनशिप्स में भी नहीं करते। दे आर सर करना टोटली छोड़ मम। देते हैं। No, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ देखिए रीज़नेबिलिटी जो है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं फीडबैक एक तरीका है बात करने का, कम्युनिकेशन एक और है। मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन के चैनल खुले होने चाहिए।
तो अगर आप किसी को बता सकते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो मोस्ट लाइकली वो पीछे हट जाएगा। ये एक बड़ी छोटी सी बात है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, कहीं पे भी आप क्यू में खड़े होते हैं। अब वो आपके पीछे एक साहब हैं, उनकी कोनी आप वो ऐसे करके खड़े में अपना फ़ोन देख रहे हैं और उनका बैग या उनकी कोनी जो है ना, वो आपके बैग को पुश कर रही है कंटिन्यूसली लगे, और हाँ। आपको उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। उसको नहीं पता, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 उसको नहीं पता होगा। इफ यू टर्न अराउंड एंड यू से कि जी थोड़ा सा फासला कर रहे हो, तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये जवाब आएगा, ओह आई एम सॉरी। समझ आ रही बात? अगर आप कहेंगे नहीं उसको और फिर अपने ज़हन में ये सोचेंगे वो जड लोग हैं, इनको तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, देखो ना थोड़ा फ़र्क, डिस्टेंस रख के खड़ा होना चाहिए, ऊपर ही चढ़ा हुआ है ये। अब आपने अपने दिमाग में क्या एक पहाड़ बना लिया उस चीज़ का, व्हेयर एज़ यू कुड हैव जस्ट रिज़ॉल्व्ड इट बाय कम्युनिकेटिंग टू दैट पर्सन, यार ये आपका बैग जो है ना ये मुझे लग रहा है सर लेकिन बार-बार। ज़रूरी तो नहीं है कि अगला बंदा ओह आई एम सॉरी कह के कहे, वो कहे बेटे कि मैं ठीक है कह रहा आप हूँ थोड़ा आगे 9 हो जाएँ, टाइम्स आउट ऑफ 10, राइट। वो 9 लेकिन वो वन टाइम्स आउट टाइम ऑफ तो 10। है, जी राइट। बच्चे, एक हो हुँ। सकता है, तो बट मेरा मैं ख़्याल है ये रेशियो थोड़ी ज़्यादा है। चलो 8 टर्म कर लो तुम। नहीं मैंने अभी कोई भी ऐसा ज़्यादा करें रिसर्च नहीं थोड़ी। की, लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है जी, कि जब मैंने किसी को कहा है इस तरह की कोई बात, तो अगले ने आगे से कहा, ओहो आई एम सॉरी। जब मुझे ऐसा लगा कि नादानिस्ता तौर पे हो रहा है। कई दफ़ा दानिस्ता तौर पे भी कोई कुछ कर रहा होता है, तब भी अगर आप जब अगर वो जानबूझे गलत हरकत कर रहा है, सिर्फ समबडी इज़ जंपिंग द क्यू। राइट। ये भी 4-5-8 दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे था और हम इमिग्रेशन की लाइन में से निकल के अब सामान रख रहे थे। तो वो अभी एक लाइन खड़ी, पहले आपने सामान अपना रखना है उस मशीन के अंदर, उसके बाद आपने जाके वो मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजरना है। अभी हम उस लाइन में हैं जिसमें अभी हमने सामान रखना है और कुछ लोग आ रहे हैं, वो सीधे उस लाइन में जा रहे हैं जो मेटल डिटेक्टर में से गुजर रही, और बैग उनके कंधों पे है एंड दे आर एक्टिंग एज इफ उन्होंने ये हमारे वाली क्यू देखी ही देखिए नहीं। नहीं। सो सो अब एक आधे को तो हमने बर्दाश्त कर लिया, दो अब सब खामोश खड़े थे, तो तीसरे बंदे को मैंने कहा भाईजान इधर पीछे आ जाए। आ जाइए ज़रा। आ जाए। तो मुझे देख के कह रहे ओह मैं देखा ही नहीं, अच्छा ए भी लाइन है ये, इधर जाना है कि इधर जाना है? मैंने कहा जी इधर ही जाना है जिधर हम खड़े हैं। अच्छा चले तो फिर आपके पीछे आ जाऊं मैं? नाउ ही सेड कि तुमने इतराज किया तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ, बाकियों ने तो इतराज नहीं किया। हुँ। मैंने कहा जी मेरे से पीछे आना है, मेरे पीछे वाले को पूछ ले। उसने कहा ये तो बंदा बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो ही स्टार्टेड जोकिंग अबाउट दिस होल थिंग एटसेट्रा, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज he did go back into queue. It needed a bit of effort. I was a bit embarrassed कि मैं ये बात शुरू कर रहा हूँ while others are not. एग्ज़ैक्टली। But और it did yield some ऐसी results. सिचुएशन में आपको लगता है कि यार मैं चुप ही रहता तो ठीक था, मतलब किसी को कोई मसला नहीं था और फिर सब आपको देखना भी शुरू जी, कर देते हैं। बट उसके बाद सब मेरे साथ मिल गए। हुँ। एक लीडर तो चाहिए होता है सर हमेशा True, ऐसी सिचुएशन के true. अंदर। गौर साहब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, हमने एक्सपेक्टेशंस की भी बात की कि उनका कितना रीज़नेबल होना ज़रूरी है। वर्क एनवायरनमेंट के हवाले से तो हमने बात कर ली, थोड़ा-सा हम पर्सनल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। इसमें सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो एक जज़्बात का जो समंदर बनाया है, तो आई बिलीव कि उसका रीज़न यही है कि उन्होंने एक घर के जिस पहलू को उन्होंने डील करना है, शायद उसके लिए इतनी ही सेंसिटिविटी, इतनी ही केयर और इतनी ही नर्चरिंग की ज़रूरत है, जिसमें उनके हस्बैंड आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, घर आ जाता है। दूसरी तरफ जो मर्द हज़रात हैं, उनके जो इमोशंस रखे गए हैं, वो उसमें ज़्यादातर लीडरशिप है, विज़न है, डिसीजन मेकिंग है, रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि जो एक जेंडर रोल है उसके मुताबिक चूँकि उन्होंने बाहर निकलना है, बड़े फ़ैसले करने हैं और अपने ही जैसे लोगों के साथ उनका मुकाबला है। लेकिन अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर रोल्स की तो वो खुद ही जो है वो एक तरह से नफ़ी करते हुए महसूस होते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पहली जो बेगम हैं वो एक बिज़नेस वुमन है, आपसे उम्र में बड़ी हैं, फिर आप अपने घर का काम भी खुद कर लेते हैं, ठीक है? और उन पे उसमें उनको कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं है और आप हँसते-खेलते भी हैं, बातचीत करते हुए भी नज़र आते हैं अपनी बेगमात के साथ बड़े अच्छे हम्म, तरीके से और एक उनका रिलेशनशिप भी उनके साथ वैसा है, मशवरे भी उनसे ले रहे हैं। ये एक बड़ा ही हमारी आजकल की सोसाइटी के हिसाब से जो है वो चीज़ है। तो
सर हमारा जो माशरे का मर्द है वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है? क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे किसी भी किस्म की कोई सेंसिटिविटी या थोड़ी सी हम उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी केयर दिखाएं या इस तरफ थोड़ा सा जो है फेमिनिन साइड आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा दिखाएं, तो वो कहते हैं कि जी मर्द ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही हूँ मैं अपने आप को नहीं बदल सकता क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। हम्म, तो सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये जो बात है जज्बात का समुंदर it's it's a humorous way of talking about it, but I think that थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये जेंडर बेस्ड है इमोशंस। आई थिंक हर हर इंसान के अंदर इसको मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन फीलिंग्स या ट्रेट्स की बात कर लूँ, जी। तो ये दोनों ट्रेट्स हैं जो कि किसी भी इंसान में हो सकते हैं। सो किसी आदमी के अंदर भी फेमिनिन साइड होती है और मैस्कुलिन साइड होती है, और किसी खातून के अंदर भी मैस्कुलिन साइड भी होगी और फेमिनिन साइड भी होगी। और अल्लाह ताला का ये बनाने का तरीका है कि उसकी जो मिक्स है उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटीज़ फॉर्म होती। और आदमियों के अंदर अल्फ़ा मेल्स भी होते हैं, और मैंने बहुत सी ऐसे आदमी देखे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा फाइन आर्ट्स की तरफ तवज्जो है, नर्चरिंग बहुत ज़्यादा है। फूल इतने अच्छे उगाते हैं, सजाते हैं। बच्चों की केयर करना या पेशेंट्स की केयर करना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसी तरह से ख़वातीन मैंने देखी हैं जो लीड करती हैं, जिन्होंने अ, मतलब ना सिर्फ अपने क्लैन मतलब घर को लीड किया है, उन्होंने घर बनाए भी हैं, कारोबार भी किए हैं। बिल्कुल उन्होंने हुकूमतों के अंदर भी काम किया है। बहुत सारे बादशाह हम्म। ऐसे थे हमारे जिनके पर्दे के पीछे खातून ही बैठी हुई थी जिन्होंने उनको सारी एडवाइस दी। एंड so I have personally met a lot of ladies who have inspired me, and they have done tasks which normally would be attributable to men, कि ये आदमी ही कोई बड़ा आदमी अचीव कर सकता है ना। हम्म। हम पता नहीं क्यों इसको ये हमने स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि बड़ा आदमी, हम कभी बड़ी औरत की बात नहीं करते। नहीं कर। तो ये हमारी अपनी एक गलत तरीका है उसको सोचने का मेरे ख्याल से। मैस्कुलिन और फेमिनिन एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, और जैसे आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, तो ऑब्वियसली एज अ पर्सनैलिटी आई मीन देयर इज़ नो कंपैरिजन व्हाट्सोएवर। कोई शक नहीं। एंड तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है इस बात को। सो ना तो जेंडर के रोल्स में हमें स्टीरियोटाइपिंग करनी चाहिए, ना उनके एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें स्टीरियोटाइपिंग करनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को बैलेंस करें। हम्म। फिज़िकल एट्रीब्यूट्स एक हमारे कंट्रोल में नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है, हमें जैसे बनाया है, लेकिन हम एक्ट कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, इसके ऊपर तो कुछ है कंट्रोल हमारा, बिल्कुल है। और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। घर घर के काम करने या बच्चों की केयर करना, या इसमें बिल्कुल कोई आर नहीं है, और इन आर वाली बात भी कोई नहीं है। जिस तरह दफ्तर में काम करने में कोई आर नहीं है किस खवातीन के लिए, आपकी अपनी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी है। इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स एंड आई एम नॉट, सो आई मीन हाउ कैन आई से कि नहीं, तो मेरीन को जो है ना वो प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए, आदमियों का काम है करने का। या तो शेफ्स हैं बड़े अच्छे, तो दे मेक वंडरफुल फूड, और अब हम कहें नहीं तू तो आदमी है, तू कम खाने कैसे बना सकता है। तो लॉन्ड्री चला सकता है अगर आदमी, मतलब मैं भी एक लॉन्ड्री चलाता हूँ, तो खुद कपड़े धोने में भी कोई तकलीफ नहीं है मुझे। सो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। एट थोड़ा सा आप डिटेल में देखेंगे तो लॉन्ड्री करते हैं आदमी, प्रोफेशनल लॉन्ड्री करते हैं ना। आप घर जाके वो कहे कि जी मैं लॉन्ड्री नहीं करता, भाई वहाँ पे तो अभी सारों के कपड़े धो के आए हो, बच्चों के भी, बड़ों के भी, औरतों के भी। या खाना नहीं पकाता, या मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता, या मैं ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आई थिंक दैट सर लेकिन ये आप एक माइंडसेट की बात करें जो कि आपका अपना पर्सनल है, आपने इसको कैसे अचीव किया? बिकॉज आई एम श्योर कि आप एक नॉर्मल घराने, पाकिस्तानी जी, घराने में ही पैदा हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी परवरिश में भी जो आपकी वालदा के अलावा भी जो दूसरी खवातीन होंगी उनका भी हिस्सा रहा होगा, और वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमारी रवायतें माएँ हैं। हुँ, और उनका वही कॉन्सेप्ट है कि जी मर्द का काम कमाना है और वो हाकिम है एंड यू नो ही इज़ द बॉस ऑफ द हाउस। तो फिर आपने ये जो माइंडसेट हासिल किया है, जो आपका ये पर्सपेक्टिव है, जो आपकी ये सोच है, ये आपके अंदर कैसे आ गए? हाँ जी। सो मैंने मैंने कोई कमाल नहीं किया ज़िंदगी के अंदर अपनी।
लेकिन मैंने क्योंकि देखा है बहुत सारे लोगों को, जी। और मैंने करीब से देखने की कोशिश की कि कामयाब लोगों की कामयाबी का राज क्या था, खुशी का राज क्या था। जी। इसके अंदर और एक्सपेक्टेशंस की रीजनेबिलिटी क्या है। हुँ। जब इस एंगल से बात करना शुरू करें, ऑब्वियसली मशले रात के एंगल से जब हज़रत मोहम्मद की बात करना शुरू करें, मैं तो एक्सरसाइज के बारे में भी मैंने ये सोचा कि इन्होंने तो कुछ जिम शिम नहीं गए थे, तो ये सेटिंग क्या थी? सेटिंग ये थी कि खाना कम खाते थे, पैदल चलते थे, गारे राह भी जाते थे, इधर भी जाते थे, उधर भी जाते थे। एंड सो लाइट एक्सरसाइज व्हिच लेटर ऑन एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग कि जी लाइट एक्सरसाइज इज़ गुड एंड यू शुडंट गो फॉर एक्सेसिव कार्डियोस एंड स्टफ लाइक दैट। सो और दूसरी बात ये है कि मुझे ये जो सेंट्रल रास्ता है, बीच का रास्ता, ये मुझे बड़ा मुनासिब लगा। हुँ। और मुझे खुशी के एंगल से, अगर आवर अल्टीमेट परसूट इज़ द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, तो वो उसके एंगल से ये बीच का रास्ता मुझे मुनासिब लगा, जो कि एक बैलेंस्ड रास्ता है। हुँ। अच्छा, अब मैं एक पर्सनैलिटी था, जो भी था, तो पहले तो ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ। मेरा सोचने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। सो वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू बी एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट देयर इज़ लाइक स्टैंडर्ड गो टू मंत्रा फॉर मी। राइट। ठीक है? कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो। हुँ। मैं कहाँ हूँ, मैंने कहाँ जाना है, और मैंने वहाँ जाना कैसे है, ये तीसरा सवाल। तो मैं अ, एक पर्सनैलिटी था, एंड आई वाज़न्ट द परफेक्ट पर्सनैलिटी। ठीक? I still am not. I'm just saying I wasn't happy with my योर ओन सेल्फ, राइट। personality. हुँ। What was I unhappy with? Hmm? So I wanted to dress up like somebody. I wanted to speak like somebody. I wanted to act like somebody. I wanted to have a reputation like somebody. ये सब लोग कौन थे? अब वो कोई अल्टीमेट पर्सनैलिटी को जहन में लाना और उसको तश्कील देना ज़रूरी था। हुँ। तो मेरा ये मशवरा रहा बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को भी, कि यार वो पर्सनैलिटी अपने जहन में ना तश्कील दो, उसको एक फिजिकल फॉर्म दो, कि आप वो इतनी विविड हो आपकी आंखों के सामने कि जब आप उसको देखना चाहें तो आप उसको सामने ले आएं, लाइक अ पर्सन। सो आई ऑल्सो क्रिएटेड दैट पर्सनैलिटी कि वो देखने में इस तरह का है, और कपड़े इस तरह के पहनता है, और बात इस तरह की करता है, रेपुटेशन उसकी इस तरह की है, हरकतें उसकी इस तरह की हैं, और लोग उसको ऐसा देखते हैं, ऐसा पसंद करते हैं या नहीं करते, वगैरह वगैरह। तो वो पर्सनैलिटी में बहुत सारे लोगों की थोड़े थोड़े हिस्से जो थे ना, वो शामिल शामिल हो गए। होना शुरू हुए, एंड इट वाज क्वाइट विविड इन माय माइंड। हुँ। अच्छा, अब ये जो एक एस्पेक्ट है जिनकी हम बात कर रहे थे, जेंडर न्यूट्रल रोल्स, राइट सर। जी। या जो जेंडर के ऊपर अ, लागू कर दिए गए हैं, अ, तो मैंने देखा कि तो जितने भी लोग हैं, जो हैप्पी लोगों में, तो हमने सेंट्स की बात की है, सूफीज़ की बात की है, बुद्धिस्ट्स की बात की है, मॉन्क्स की बात की है, इन्हीं लोगों की बात की। सारों के अंदर एक मेडिटेशन, योगा वगैरह इस किस्म की चीज़ें। तो मेरे शायद दुनिया नज़दीक से यो दूरी भी। हाँ? दुनिया से दूरी भी। दुनिया से थोड़ी दूरी भी है, और तो ये योगा-वोगा और ये सब चीज़ें मुझे ऐसे लगता था कि किसी मंडेन चीज़ में इन्वॉल्व होके अपने ज़हन को सुकून में लेके आना। ओके। वो कोई भी हो सकती है, वो खाना पकाना भी हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, वो हाँ। जूते पॉलिश करना भी हो सकता है, वो कपड़े धोना भी हो सकता है, कपड़े इस्त्री करना वो भी हो आपका सकता है। योगा है, इट्स योर वो टाइप ऑफ इट्स योगा। माय टाइम, इट्स माय योगा, एंड सो इट्स वंडरफुल, एंड उसका कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। मुझे ना बिला वजह की एक्सरसाइज का मकसद समझ में नहीं आता। सही। ठीक है, पहले वो सारे रिमोट इकट्ठे करके ना अपने सामने रख लो ताकि मुझे हिलना ना पड़े। हुँ। ठीक? और उसके बाद पार्क में जाके गोल-गोल चक्कर लगाने शुरू कर दो कि अब मैं हिलना शुरू हो गया। मीनिंगलेस है ना? सो माइट एज़ वेल सो इस तरह की चीज़ें कुछ की, कुछ थोड़ा-सा ये भी था कि मुझे एक सर्टेन क्वालिटी चाहिए थी, एंड दैट यू नो फ्रॉम माय हाउस वेयर आई वाज़ ग्रोइंग अप, उनका जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी हाई था। हुँ। उस स्टैंडर्ड को मीट करने के चक्कर में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखना पड़ा, और इस वजह से तो कपड़े इस्त्री करना या धोना या जूते साफ़ करना या सफाई करना, इन चीज़ों के शौक पड़ गए। सो शौक से मुराद ये है कि मैं उसमें आर महसूस नहीं आर करता। महसूस नहीं मैं करते। उसके अंदर
थोड़ी कह लीजिए सुकून भी मिलता है मुझे, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क उससे मेरी अपनी इस्त्री की हुई कमीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपनी धोई हुई कमीज बहुत अच्छी लगती है। सर आपकी तो फिर हाउस हेल्प बहुत मुतमईन और खुश होगी, क्योंकि बड़े आई एम खुश हैं, श्योर कि हाँ, दे आपका तो आर कोई काम नहीं उनको करना पड़ता होगा। well in a lot of cases. My dad was a little bit like that in a lot of things, but वो um, so my wife is in Canada these days. मेरा बेटा भी छोटा वहाँ पे है, तो आजकल so I have stopped giving my clothes to वो घर में वॉशिंग मशीन में नहीं जाते, तो मुझे उन्होंने आके पूछा कि जी वो टोकरी के अंदर पड़े होते हैं वो हम धो दिया करें। मैंने कहा नहीं, आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा वेरी गुड। सो या दीज थिंग्स आर, इसमें कोई ऐसी आर नहीं है, या आपके लिए अच्छे हैं अगर आप इन कामों को करना शुरू करें। आपको सुकून मिलेगा, आपको मी टाइम भी मिलेगा, आप कारआमद भी होंगे, दूसरों के लिए बर्डन भी कम बनेंगे। सो दीज आर ऑल गुड हैबिट्स। सर आपको लगता है कि जो चीज़ें हमें तकलीफ पहुंचाती हैं, हमें परेशान करती हैं, कुछ लोगों के रवैये होते हैं, जैसे फॉर मी मैंने अपने लिए एक बेंचमार्क ये भी रखा कि जो लोगों के रवैये मुझे तकलीफ देते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं उन रवैयों को खुद कभी नहीं अपनाऊंगी। बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो मेरे इर्द गिर्द जो मेरे, पता नहीं रिलेशनशिप का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि फिर वो बदनाम हो जाते हैं इस हाँ तरह जी। से। जैसे आपके कुछ पुप्पो के रिलेशनशिप्स होते हैं, या आपके खाला का कोई रिलेशनशिप है, या उनका कोई बिहेवियर ऐसा है, तो उसने मुझे इस तरह से लगता है कि वो जो एक बचपन की जो एक तकलीफ थी, या वो जो एक ट्रॉमा भी आप उसको कह सकते हैं, प्रॉबेबली शायद ट्रॉमा एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन वो जो एक तकलीफ थी उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनने पर मजबूर किया। और शायद आज मैं अपने बारे में बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि शायद मैं एक बेहतर खाला हूँ, मैं एक बेहतर फूफो हूँ इन कंपैरिजन जिन लोगों के साथ हम जी लोगों का बिल्कुल, वास्ता रहा बिल्कुल। एज किड्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें भी आपको एक बेहतर इंसान बनने पर मजबूर कर देती हैं, या आपको बेहतर शेप करती हैं, फैसिलिटेट कर देती हैं। फैसिलिटेट करती हैं, प्रोवाइडेड कि आप बिटर नहीं हो रहे, हाँ, ये बात तो ये है कि आप उसके बारे में कैसे सोच कैसे रहे हैं। सोच रहे हैं, हाँ कि जी। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अच्छा बस ठीक है कि फिर दुनिया ऐसी है मेरी और बारी मुझे आएगी ऐसे तो फिर मेरी मैं बारी आएगी तो। अगर बारी नहीं भी आती ना, तो आप उस हुँ, वक्त इस तरह के हो जाते हैं कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं लोगों के साथ जी ऐसा क्यों ना बिल्कुल, करूं। तो बिल्कुल। फिर वो जो बिटरनेस है, फिर ऑब्वियसली वो आपके हर रिलेशनशिप में फिर हाँ जी, रिफ्लेक्ट हाँ भी जी। होना शुरू हो जाती जी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सर अभी का ये मेरा आखिरी सवाल नहीं, लेकिन इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनका एक बहुत बड़ा इशू है। शायद वो रिलेशनशिप्स को उस तरह से वैल्यू नहीं कर पाते, या एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि शायद एक्चुअली वो रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ठीक लेके चल रहे हैं, और हमारी जो जनरेशन थी हमने थोड़ा ओवरडू कर दिया, हम थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही बह गए जी, जज्बात जी में, और शायद बिल्कुल। वो इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। आई डोंट थिंक कि मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जनरेशन का ये इश्यू है, बिकॉज़ आई डोंट think I'm equipped to answer that question, because in terms of exposure मैं उनसे छोटा, राइट। बिकॉज़ दुनिया फ़र्क है, वो जो देखेंगे वो मैं कभी नहीं देखूँगा। They will live beyond me, and time will tell whether their way of living life was better than mine, and I'm sure it will be. I am actually quite happy and um, with the new generation, and I'm very hopeful with the new generation, and I think that they are an improvement over us. It's a better model. It's a more equipped, more capable model. तो और मैं सब बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आई एम so I think that only last night at our dinner table also we were talking about it, and I thought that this new generation is better in a lot of ways. ठीक, उसके अंदर ना एक हिस्टोरिकली तो इंसान ने बहुत गंद घोला है। हम्म। ठीक, subjugation of other human beings has been the primary occupation of people. हमने कॉलोनाइज किया है, हमने स्लेव बनाए हैं, हमने कॉन्कर किया है, हमने किल किया है, प्लंडर किया है, उनके राइट्स ले लिए हैं। हम जेंडरिस्ट हैं, हम सेक्सिस्ट हैं, हम फैशिस्ट हैं, हम हर किस्म की हमने हरकत करके दिखा दी है। और तो ये अब जो बच्चे हैं ये इन चीज़ों को
बहुत सारी इन चीज़ों से नफरत करते हैं और दिली नफरत करते हैं, मतलब वो ऊपर से नहीं करते, उनको ऐसा दे फील आर वेरी होता है। वोकल अबाउट जी, इट दे आर ऑल्सो। वोकल अबाउट, दे आर शोइंग इट इन देयर प्रैक्टिसेस, सो इट्स अमेजिंग। ठीक, अब आ गई बात के, आई थिंक रिलेशनशिप्स, आप आपने दो बातें की कि पता नहीं क्या रिलेशनशिप्स इनका इशू है या इनकी रिलेशनशिप रिलेशनशिप्स हमारे। मैनेजमेंट, हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनका इशू नहीं है। जो रिलेशनशिप्स वो बनाना चाहते हैं वो बेहतरीन बना रहे हैं। सो दोस्तियां भी हो रही हैं उनकी, और शादियां भी हो रही हैं, और उनकी रिलेशनशिप्स विद देयर टीचर्स अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, उनकी रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि हिपोक्रेसी कम हो रही है। कॉलिंग अ स्पेड इज मोर कॉमन नाउ। दे आर दे आर जस्ट टेलिंग यू कि आई डोंट नीड हेल्प इन दिस, and they're also telling you that I don't need to help you with this. एग्जैक्टली, So यस। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी जनरेशन में शायद पेट्रनाइजिंग ज़्यादा थी, और बोल बच्चन ज़्यादा था, और हर एक को रास्ते में जाते हुए भाईजान, अम्मी जान, बहन जी, माँ जी कह देना बड़ा कॉमन था, लेकिन वी वर नॉट लिविंग अप टू दोज दोज वोकल कमिटमेंट्स दैट वी वर डूइंग. नेचुरल नहीं है ना। So, I mean, I remember my mother telling my sisters that तुम्हारा भाई एक ही भाई है, और जो बाकी भाई है ना वो तुम्हारे भाई नहीं है, फिर क्यों भाई 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 कर रहे हैं हम? यू अंडरस्टैंड? सो इसी तरह से हम सड़क पे जाते हुए माँ जी, वो दुकानदार जो है, आप अंदर एंटर हुई हैं, अगर आप उससे एज में ज़्यादा हैं तो उसने खाला जी या माँ जी आपको कह देना, लेकिन उसने हरकत आपके साथ कर जानी है पैसों के मामले में, इसके मामले, तो इसका मतलब दिस इज़ हिपोक्रेसी ना। तो आई थिंक द न्यूअर जनरेशन इज गोइंग बियॉन्ड दिस, एंड देयर, मुझे बहन भाई या मामू या खाला या अम्मा जी या अबू जी कहने की, चाचा जी कहने की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे ज़रूरत है कि मैं आपको कहूँ ये, ठीक। एंड सो आई थिंक दे आर कमिंग ऑफ एज, आई एम क्वाइट हैप्पी विद देम, सो कोई मसला नहीं है इनका। सो मुझे जो अब मैं देखती हूँ अपने नीसेस को, नेफ्यूज को, मतलब उनके रेंजेस हैं फ्रॉम 13 years ओल्ड टू राइट, फ्रॉम 1 साल तक का ये हम्म। रेंजेस हैं। मुझे इस तरह से लगता है कि एक तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग कि उनको चाहिए क्या, और साथ में उनको ये भी पता है कि उनको क्या नहीं चाहिए। हम्म। चलो यहाँ तक तो ठीक है, इतना तो अब हम भी बुढ़ापे में आके कर ही लेते हैं। बट उसमें ये है कि वो फिर अपने स्टैंड्स के ऊपर बड़े फिर वो खड़े भी रहते हैं। हम्म। दे आर नॉट लाइक कि हम उनको डांटें या हम उनको कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हम्म। हटते। हो सकता है कि वो उस वक्त तो उस चीज़ को, अपना स्टैंड वो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि शायद उसकी डिमांड वो थोड़ी देर के लिए ज़रूर रोकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि वो स्टैंड अपना चेंज नहीं ये करते, जो इतनी चीज़ उन्हें इंटरेस्टिंग पसंद बात है, है। एंड आई एम गोइंग टू इंटरजेक्ट हियर। राइट। सो पहली बात ये है कि गिव योर सेल्फ क्रेडिट फॉर इट, यू एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज आपने उनको इस तरह से पाला है, ठीक। और जो कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, कि दफ्तर के अंदर आपका बॉस आपको डांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर, सो वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर नीसेज एंड नेफ्यूज। वो आपको बता देते हैं क्या ठीक है क्या नहीं है, आपने उनको सिखाया है, पर आपसे खुद नहीं हो रहा ये। समझ आ रही बात? हम एक बुज़दिल जनरेशन से आई डोंट हमारा नो, ताल्लुक है बुज़दिल ना। हैं जो भी हैं, हमें या शक है कि हम शायद पूरा नहीं कर रहे जो तकाजे पूरा नहीं हमारे करे, से और सर एक्सपेक्टेड थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे वालिदैन ने हमें यही सिखाया ना कि बड़ों के आगे नहीं ना बोलना। बच्चे, अपने वालिदैन को तो हमने देना ही नहीं ना वो कोई कसूर, बिल्कुल भी नहीं देना, बिकॉज अभी देखिए मैंने आपको कहा कि यू गिव योर सेल्फ क्रेडिट फॉर व्हाट यू और योर ब्रदर और योर सिस्टर डिड फॉर देयर चिल्ड्रन, जी सर। so similarly give credit to your parents what they did for you. They could only teach you what they knew, राइट। and I think they every parent tries to bring up their children in a better way than they think they were brought up, ठीक। और मुझे नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इन ब्रिंगिंग मी अप, ठीक। उनके हालात मुख्तलिफ थे, हाँ, उनके हालात चैलेंजेस भी मुझे पता नहीं मुख्तलिफ किस थे किस हर चीज़ घर में में। से गुजरे हैं। मेरे माँ बाप ने जिस स्कूल में मुझे भेजा, मेरा ख्याल है वो मेरे अब्बा की सैलरी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था। ये मेरे बच्चों की स्कूल की फीस मेरी सैलरी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है, हम्म। तो कुर्बानी तो उधर ज़्यादा हो गई ना। समझ में आ रही है आपकी बात? तो इसलिए मेरा तो कुछ कहना बनता ही नहीं है ना, वहाँ तो मैं जाता ही नहीं हूँ उस गुफ्तगू के अंदर। मेरे ख्याल से वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस के अलावा और कुछ नहीं। So you give yourself credit for what you've done with your nephews and nieces.
and learn from them what you've taught them and apply it in your life. Right. We'll coming back to the things. They know what they want and they know what they don't want. They are more decisive. Be that. Know what you want and know what you don't want. If they are postponing their demand, they are being respectful to you. They are allowing you some time. Learn from it. It's a good thing that they're doing. You're appreciating it, but you're not applying it to your life. And I'm not giving this lecture to you. You se meri murad hai I me understand. or a person, right? So I think there's a lot to learn from my children, from my nephews and nieces and stuff, and your children. So the new generation is teaching us a lot. Right. आई थिंक हमने उनको वो इंस्टिल की हैं चीज़ें, सिखाई हैं, जिनके साथ हम खुद स्ट्रगल कर रहे थे। हम अपने आप को भी सिखा सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, हम अपने आप को भी सिखा सकते हैं। और अगर हम ये करेंगे, तो हम ग्रीन रहेंगे। हम ग्रीन रहेंगे, तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से हैं और जो लोगों को हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मीट करने में कुछ आसानी रहेगी। अदरवाइज़ हम कहेंगे हुण ते मैं बुढ़ा हो गया, हुण मेरे को ना एक्सपेक्ट करो। समझ आ रही बात? क्यों ना एक्सपेक्ट करो? आप ज़िंदा हैं, आपका दिमाग चल रहा है, हाथ-पैर चल रहे हैं, आँखें चल रही हैं। व्हाई कांट यू लर्न? व्हाई कांट यू डू समथिंग फॉर समबडी इफ यू वांट टू डू इट? एंड सिमिलरली फॉर द अदर पर्सन। Thank you so much, Gauhar साहब. इट्स अ प्लेज़र, It was एब्सोल्युटली। it was absolutely wonderful. और आज जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, आई होप कि मैं वो बहुत देर तक अपने साथ आगे ले जा सकूँ. सीखी हैं, मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं। हमने वी हैड अ चैट। I think you should argue with me more. I think you have, uh, you played a very significant role in the lives of your nieces and nephews and the people that you worked with before. And those experiences must be shared more, and we should talk about those experiences. आज आपने अपने चेंज करने का, अपने आप को चेंज करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। आई विल ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई दैट। पहले मैं 1-2 दफ़ा फेल हो चुका हूँ, लेकिन फिर उसको ज़रूर कोशिश करूँ। सो थैंक यू वेरी मच। वी बोथ लर्नड फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस। Thank you so much, Gauhar साहब. लाइकवाइज, थैंक यू। On this note, we're ending this podcast here. Expectations को reasonable रखें, अपने आप को green रखें, जिंदा रहें और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें. Thank you so much. Allah Hafiz.